इस क्षेत्र में जिन्होंने सही में ये प्रूव करके दिखाया टेक्नोलॉजी और साइंस को, और इसलिए आज ये इथेनॉल रिकॉग्नाइज हुआ। ऐसे मेरे मित्र और हमारे इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के चेयरमैन श्री प्रमोद चौधरी जी, मंच पर उपस्थित और सभी सम्माननीय अधिकारीगण, अतिथिगण, भाई और बहनों, आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बात होती है तो सरकार में कन्विंस करना बहुत समय भी लगता है और कठिन भी होता है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो बातें हम लोग 25-30 साल पहले से कह रहे थे, उसको मैं अभी प्रमोद चौधरी जी को कह रहा था कि अब उसको थोड़ा सा रिकग्निशन और रिस्पेक्ट मिल गया है। यही हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जब बीजेपी प्रेसिडेंट था और जब मैं एग्रो इकोनॉमी पर बोलता था तो बहुत से हमारे नेता पूछते थे कितने बार ये बोलोगे, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये कहते कहते हम रह गए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रेजेंटेशन भी शायद अच्छी तरीके से और करना चाहिए। आज देश में 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। अगर ये ग्रीन एनर्जी का उत्पादन कुछ भी नहीं हुआ तो 5 साल में 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होगा, और 25 लाख रुपए करोड़ का अगर पेट्रोल, डीजल, गैस देश में आएगा तो आज से जो हमारा पोल्यूशन है इससे 4 गुना बढ़ेगा। हमारा इंपोर्ट बिल कितना होगा, 25 लाख करोड़, वो इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट करेगा, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये संकट कितना बड़ा है, और दिल्ली वालों को यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की क्या समस्या है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इसका महत्व निश्चित रूप से लोगों तक पहुँचाने में शायद हमें भी कन्विंस करने में कुछ कमियाँ होगी, तो और कन्विंस करने की आवश्यकता है। दूसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की है। इस साल हमारे यहाँ 350 लाख टन राइस का स्टॉक पड़ा हुआ है। हम अफ्रीकन देशों में जो राइस एक्सपोर्ट करते हैं वो बिहार के और बंगाल के मार्केट से 13 रुपये और 14 रुपये किलो खरीदते हैं, और वो 18 और 20 रुपये किलो के भाव से अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे देश में गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है। कितना सड़ा हुआ राइस है और कितना नहीं, इसका हिसाब पता नहीं है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की मंडियों में राइस रखने के लिए जगह नहीं करके पानी में भीग के वो सड़ रहा है। कॉर्न सरप्लस, एमएसपी से नीचे कॉर्न की प्राइस चली गई। हमारे देश में राइस के साथ, कॉर्न के साथ वीट भी सरप्लस है, यानी एडिबल ऑयल सीड छोड़कर सब शॉर्टेज है। और ये सरप्लस वाली बातों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा अड़चन में लाया, और हमने पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में 1.5 लाख करोड़ भारत सरकार ने एमएसपी के बराबर की प्राइस देने के लिए हमने किसानों को खरीदने के लिए पैसा खर्चा किया है, 1.5 लाख करोड़। तो आप समझिए कि ये प्रॉब्लम की ग्रेविटी कितनी बड़ी है। और इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनके सर्वाइवल के लिए अगर उसका एनर्जी के साथ अगर हम नहीं जोड़ पाएंगे, जो अन्नदाता है वो एनर्जी दाता, ऊर्जा दाता अगर बनेगा तो देश में किसान जिंदा रहेगा, नहीं तो आने वाले समय में और तकलीफें हो सकती है। सो दीज आर द क्रूशियल इश्यूज। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं ये मानता हूँ कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और आजकल मैं साउंड पोल्यूशन भी बहुत काम कर रहा हूँ। मैं 11वें मंजिले पर रहता हूँ फ्लैट में, सुबह 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ, और जब बैठता हूँ तो दिन भर हॉर्न बजते, ऐसा तकलीफ होती है कि आदमी का दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता। तो आज निश्चित रूप से हमें इसके बारे में तीनों बातों के चैलेंजेस को स्वीकारना होगा। इंडिया इमिट्स 1.82 टन्स ऑफ CO2 पर कैपिटा, 1.82। आप समझिए कि पोल्यूशन का कितना बड़ा ये धोखा है। और मैं ये मानता हूँ
ये जो 1.82 टन्स ऑफ CO2 पर कैपिटा है, ये थर्ड ऑफ द वर्ल्ड एवरेज एंड 1/10 ऑफ दैट इमिटेड बाय USA। यानी इतना हम पोल्यूशन कर रहे हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टू रिड्यूस 30 to 35% इमिशन बाय 2030, और इसलिए अभी बड़े प्रमाण पर हमने सौर ऊर्जा में काफ़ी अच्छी प्रगति की है, जिनका हमने आज अवार्ड दिया। इसमें और बढ़ने की आवश्यकता है। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। तो ये समाधान का विषय है, पर नाउ इट इज ए चैलेंज विद द कंट्री दैट वी शुड बी नंबर 1 इन द रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड। ये भागवत जी आपको चैलेंज स्वीकारना है, और इसलिए ये जब तक नहीं होगा तो सर्वाइवल भी मुश्किल जाएगा। दूसरी बात जो है कि ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 21 रिन्यूएबल सेक्टर एनर्जी एडेड 5730 मेगावाट, मोर देन 50% देन लास्ट ईयर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है। टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ 450 गीगावाट बाय 2030 and 280 gigawatt will shared by solar energy need rupees 1.2 lakh crores investment every year। और ये स्वाभाविक रूप से इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला होगा। हमारे यहाँ, मैं महाराष्ट्र में जब विधानसभा में विपक्ष का नेता था तो मैंने एक भाषण दिया था, और वो भाषण ये था, मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस। क्योंकि अब ये इनको आज अवार्ड दिया आपने, तो मैंने कहा लोड शेडिंग होता था उस समय, और उस समय हमारे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। मैंने कहा आप बड़े सहृदयी हो कि लोग व्यायाम नहीं करते, बड़े बड़े लोग 5 स्टार हेल्थ क्लब में जाते हैं और पसीना निकालते हैं, आपने सोचा गरीबों का भला होना चाहिए, इसलिए 8 घंटे का लोड शेडिंग शुरू किया और पसीना निकलना शुरू हो गया। बहुत कल्याण कार्यक्रम आप कर रहे हो, क्योंकि पावर ही नहीं थी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में पावर की रिक्वायरमेंट और बढ़ने वाली है, तो एनर्जी सेक्टर को नए परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इसमें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ए ट्रांसनेशनल ग्रिड टू ट्रांसपोर्ट सोलर पावर टू डिफरेंट कंट्रीज, ये भी हो रहा है। पर मुझे लगता है हमारे पास ही इतनी रिक्वायरमेंट है कि हम कोई कर नहीं पाए, पर ग्रीन हाइड्रोजन हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज इन ग्रीन एनर्जी सेक्टर 3 मिलियन जॉब्स बाय 2050, पर्टिकुलरली इन सोलर एंड बायोमास सेक्टर। अब बायोमास सेक्टर में आप मंत्री हैं, हमारे ये स्टेट गवर्नमेंट वाले बायोमास की पावर ही नहीं लेते, और विद्वान अधिकारी ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमारे पावर का रेट जो है, जो थर्मल पावर का रेट है, वो 3.5 रुपये है, तो आपको हम लोग 6 रुपया 50 पैसे क्यों दें। सब महाराष्ट्र में इन्होंने पावर लेना बंद कर दिया। तो आप ये एक नियम बना दीजिए कि जिसके पास ग्रीन पावर है और जो सोलर की रूफटॉप पावर 5 मेगावाट के नीचे है, वो डायरेक्ट ग्रिड में डाल सकता है और बेच सकता है। तुमको नहीं लेना है तो मत लो, दूसरे को तो जाने दो। अब उसमें भी होशियार है, वो 2 रुपये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस करके लगाते हैं उसके। तुम हमसे ही लो, हम इनएफिशिएंट है, इनकॉम्पिटेंट है, हम लॉस मेकिंग है, हम 1 लाख करोड़ का लॉस हमने किया है राज्य में और करेंगे, और ऊपर से हमें ही पावर देनी पड़ेगी, और वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे जाके हम तुम्हारा बैंड बजाएंगे और पावर खत्म कर देंगे। दैट इज द पॉलिसी। तो कहाँ की ग्रीन पावर आएगी। अभी आपने वो जो गैस के ऊपर हमारी सब्सिडी है, मेरी परसों बात हुई, परसों मैं एक हमारे यहाँ ब्रेनस्टॉर्म सेशन हुआ, हरदीप पुरी जी और तरुण कपूर जी और मैं 1.5 घंटा हम लोग यहीं बैठे थे। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई, और उन्होंने कहा कि मैं ऑयल कंपनी के सभी चेयरमैन के साथ, तरुण कपूर जी को कहा कि मुझे एक बार मीटिंग करा कर आप उनके साथ भी बात करिए। तो आज हमें पावर सेक्टर में बायोमास के प्रोजेक्ट ही नहीं आ पा रहे, और MERC जो है वो अलग है, वहाँ भी लोग आते हैं, वो नियम बनाते हैं, और वो ये युक्तिवाद कर रहे हैं। आपके कानून को कोई मानते ही नहीं स्टेट वाले, और ये युक्तिवाद करते हैं कि थर्मल पावर अगर 3.5 रुपये तो हम ग्रीन पावर का पूरा बैंड बजा दिया।
जिन लोगों ने कर्जा निकाल निकाल कर और आपने लोन देके इरेडा में आपके अंडर है, जितने लोगों को पैसे दिए, कितने लोग एनसीएलटी में गए आप देख लो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का उसमें सपोर्ट नहीं है। और ग्रीन पावर, कोल पावर के बरो जो 600-800 मेगावाट है, उसके पावर के कॉस्ट के साथ उसकी कैसी तुलना होगी। और कल अगर इनकी तुलना अगर सोलर के साथ होगी, 1.90 अगर यूनिट पावर आई, तो इनका क्या होगा। वी नीड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन पावर सेक्टर। तो जरूर आप ये ग्रीन एनर्जी की बात को, इसके बारे में सेंट्रल लेजिस्लेशन करना पड़ेगा। और अलाउ देम, इनको नहीं लेना तो ले लो, बाहर बेचो, वो एक्सचेंज पे बेचेंगे, वो भी अलाउ नहीं। और उसके बाद कितना चार्ज लेना चाहिए ये भी तय करिए। अगर एनटीपीसी ग्रिड में अगर आपने पावर दी तो 30 पैसे है, और स्टेट गवर्नमेंट में दिया तो ये 2 रुपये, 1 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये लेते, तो वायबल ही नहीं होता, तो कोई दे ही नहीं पाता। वो इसीलिए रेट इन्होंने बनाए। मेरे एक मित्र थे अभी, वो अजय मेहता जी, हमारे IAS ऑफिसर है, वो बोलते मैं बोला रेट कम करो, तो बोले रेट कम करेंगे तो ये पावर पूरी बाहर चली जाएगी, तो हमें सस्ती पावर कौन देगा। तो ऐसी नीति है, उसे हम लोग ये अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र को आगे नहीं ले जा सकते। ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें आप जरूर इसको देखिए। और दूसरी बात यह कि अच्छी बात हुई है कि अब इलेक्ट्रिक भी आ गई और डीजल भी आया, इलेक्ट्रिक भी आया। अभी डीजल और पेट्रोल में 10 किलोमीटर 20 रुपीज़ पर किलोमीटर कॉस्ट आ रही, डीजल पर 7 रुपये पर किलोमीटर आ रही, और इलेक्ट्रिक पर 1 रुपये पर किलोमीटर आ रही। और मेरे हिसाब से आगे इथेनॉल की बात भी मैं बताऊंगा आपको। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल अब काफ़ी सेल बढ़ रहा है, अब अभी ये दौड़ने वाला है, और ये निश्चित रूप से यशस्वी हुआ है। 30% फॉर प्राइवेट कार्स, 70% फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, 40% फॉर बसेस एंड 80% फॉर 2 and 3 व्हीलर्स बाय 2030, ऐसा हमने तय किया है। तो इलेक्ट्रिक आना ही है। और उसमें मैं लगातार जब रिव्यू करता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस, 2 साल में सब इलेक्ट्रिक हो जाएगा। मैंने इलेक्ट्रिक कार वापरना शुरू किया नागपुर में, तो पहले वो मशीन उसने बिल्डिंग के मीटर को लगा दी, तो मुझे 7-8 महीने पैसे नहीं आए, फुकट में चली। बाद में पता चला कि वो जो चार्जिंग स्टेशन है वहाँ उसने वहाँ प्लग घुसाया करके, तो कोई पैसा नहीं उसका। और वो भी सोलर एनर्जी पे आएगा तो और कॉस्ट कम हो जाएगी। तो पहली बात तो ऐसी है कि 100% अब बसेस आ गई, पूना में आ गई, मुंबई में आ गई। एक बेस्ट की बस जो चलती है उसके कॉस्ट पर किलोमीटर डीजल में मुंबई में 115 रुपये पर किलोमीटर है। और एक इथेनॉल की बस, जब मैंने नागपुर में इथेनॉल 100% बस चालू की थी, उसकी कॉस्ट 78 रुपये आई थी। और अभी जो इलेक्ट्रिक बस आ रही है पूना में और मुंबई में, उसकी कॉस्ट 40 से 50 रुपये पर किलोमीटर है। तो बस की कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, पर कॉस्ट कम होने के कारण अब वो इकोनॉमिकली डीजल से भी फायदे में है। केवल अब स्कीम में अगर वो बड़े प्रमाण पे जाएगी तो कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि इसमें भी आपको भारत सरकार की ओर से हमने जो योजनाएं की है उसमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल है वो 140% एंड इलेक्ट्रिक कार सेल 190% कंपेयर विथ टू कोविड पीरियड के साथ बढ़ गया है। और अभी सब कंपनी आ रही है। और आज मेरे पास ये आए थे जेसीबी के चेयरमैन, और वो मुझे बता रहे थे कि मैंने उनको कहा कि जेसीबी को डीजल से बदलो, तो सीएनजी पे कन्वर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट 3000 करोड़ का है सर, बिकॉज ऑफ यू हम रशिया को पूरा सीएनजी बेस जेसीबी बेच रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया और हम बहुत खुश हैं और अब 100% सीएनजी पर जाएंगे। तो मैंने उनको बताया तुम सीएनजी पे जाओ तो फिर तुम दूसरा करो ना, तुम डीजल इंजन के बजाय पेट्रोल इंजन को फ्लेक्स इंजन में कन्वर्ट करके आप 100% बायो इथेनॉल पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को लाओ। तो मैं अभी इनॉग्रेशन करने के लिए बेंगलोर जाने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी का, और लगभग मैंने उनको कहा ये करोगे तो आता हो, नहीं तो नहीं आता। जैसे मैंने बजाज और टीवीएस वाले दोनों एमडी अच्छे हैं, उनको कहा था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और इथेनॉल की स्कूटर दोनों करोगे तैयार तो तुम कोई काम के लिए मेरे पास आना, नहीं तो नहीं आना। दोनों ने भी कर ली।
अब इथेनॉल की बाइक भी हो गई 100%, इथेनॉल की स्कूटर भी हो गई, अब इलेक्ट्रिक की भी बाइक और स्कूटर अब आ गई उनकी दोनों की। अब पूना में 3 इथेनॉल के पंप खुले हैं। कल वो मुझे महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त आए थे ढाकने जी, और मैं अभी पूना में जाने वाला हूँ। मेरा मैंने पूना में इसके बाद ऑटो रिक्शा जो होगा वो 100% बायो इथेनॉल पर ही चलेगा। अब इथेनॉल पंप को भी परमिशन दिए भारत सरकार ने, और वही तरुण कपूर जी के साथ मेरी बातचीत हो गई। अब पेट्रोल, इंडियन ऑयल और सब कंपनियों को भी वो ऑर्डर दे रहे कि भाई तुम इथेनॉल के पंप शुरू करो 100%। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से इथेनॉल के खूब रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई कमी नहीं। अभी 465 करोड़ लीटर इथेनॉल देश में मिलता है, तो 5% का ऐड हो रहा है। जब 20-22% तक जाने का है तो ये रिक्वायरमेंट आराम से 2500 करोड़ लीटर तो यही होगी। और मैं 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन मैंडेटरी कर रहा हूँ, मेरे हाथ में है, और मैंने प्रेम से भी कहा और डंडा भी लगाऊंगा नहीं। तो मैंने उनको बता दिया कि ये, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि विक्रम किर्लोस्कर टोयोटो के चेयरमैन मेरे पास परसों नागपुर आए थे, और उन्होंने मुझे कहा कि वी आर रेडी विथ यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स ऑन फ्लेक्स इंजन, आइदर यू कैन यूज 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल, आप बोलो हम लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। तो ये 15-20% की बातें नहीं, 100% आएगी। तो ये 100% यूज होगा तो फिर काय के लिए कोटा निश्चित करो, जिसको आना डालने दो इथेनॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना बनाएंगे उतनी रिक्वायरमेंट है। और इसलिए आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी होगी। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमने देश में बना ली है, और IITs, इसरो, DRDO ये एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और सोडियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी पर लगभग अंतिम स्टेप पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई है वो EV सेल को भी बूस्ट करेगा, चीप कंपोनेंट्स होंगे और 25-30% कॉस्ट ऑफ रिडक्शन कम होगा। हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ प्लास्टिक भी कुछ प्रमाण में बाहर आता है। तो ये जो पूरा मैंने सब, जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने 18 मीटर ड्राफ्ट कर दिया है। तो मैं अब ये कहने कि मैंने बीच में इन्वायरमेंट वालों को टायर इंपोर्ट बंदी करी, मैंने मत करो। हिंदुस्तान की प्रगति अगर कोई बात में है तो दुनिया का जितना वेस्ट है उतना देश में आने दो। अब टायर जो है उसके पाउडर जो निकलेगी वो बिटुमेन में जाती है, तो रबराइज बिटुमेन तैयार होगा तो रोड अच्छे होंगे। जो वायर निकलेगी, अभी हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई है कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 ये जो पियर होते हैं ब्रिज में, वो हिंदुस्तान में 30 मीटर होता है। तो अभी हमने कोड बदल कर उसके पीछे मैं लगाऊं कि वो अब ऑस्ट्रेलिया, अपना सिंगापुर और मलेशिया में टेक्नोलॉजी आई कि उन्होंने जो ऊपर वाला बीम है वो प्रीकास्ट किया, उसमें स्टील फाइबर यूज़ किया। तो स्टील फाइबर यूज़ करने के कारण नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर ये 30 मीटर के बजाय 120 मीटर तक जा सकता है। यानी ये मेट्रो वगैरह की कॉस्ट जो है ये 40% कम हो सकती है, हमारे ब्रिज की कॉस्ट 40% कम हो सकती है। और वो जो बीम प्रीकास्ट हो रहा है उसमें जो वायर निकलती है टायर की, उसका वेस्ट निकाल कर स्टील फाइबर डाल देंगे, तो वो वैसे भी स्टील वाले बहुत रेट बढ़ा रहे हैं, तो ये टायर का स्टील निकलेगा दुनिया का वेस्ट, और वो डाल के उसमें डाल देंगे, तो वो दोनों भी काम हो जाएगा। स्टील की डिमांड भी इंडिया में कम हो जाएगी ताकि ये लोग ज़मीन पर आ जाए, स्टील और सीमेंट वाले, और कम से कम इसका यूज़ भी हो जाएगा। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसका उपयोग होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कार स्क्रैपिंग के कारण काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। जो इंपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स सच एज NdF मैग्नेट, ये कार स्क्रैपिंग के अंदर ऑलरेडी मिलता है, तो इसका भी इंपोर्ट हमारा भी चाइना से आ रहा कम होगा। और जो PLI स्कीम है 18,100 करोड़ फॉर 5 ईयर्स जो सैंक्शन की हुई है, वो एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए है। तो इसके कारण ये निश्चित रूप से बदल जाएगा, जो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और 57,000 करोड़ फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम है। अब ये इंडस्ट्री का वॉल्यूम 7.5 लाख करोड़ का है,
और मेरा पूरा, मैं जब इसका मंत्री हूँ तो मैं बिल्कुल पीछे लगा हूँ कि 5 साल के अंदर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी 15 लाख करोड़ की, और हम हिंदुस्तान ये वर्ल्ड में ऑल एक्सपोर्ट करने वाली पहली कंट्री होगी, जिसमें हमारी मर्सिडीज है, BMW है, टोयोटो, होंडा, सब अपने आए, और यहाँ के सब जगह पर अब वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो हमारे ग्रोथ रेट में उसका इम्पोर्टेंट है, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इसके साथ बहुत सी बातों में एक बात मैं चौधरी साहब को कहूँगा कि ग्रीन हाइड्रोजन में ये वेस्ट टू वेल्थ के आधार पर ये जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके साथ इसको जोड़िए। इंडियन ऑयल के साथ मैंने एक वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर के रूप में इंडियन ऑयल के साथ ये मथुरा में हमने एक प्रोजेक्ट किया है। वो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को जो पानी लगता था, तो 80 mld स्लज मथुरा की वो लेकर एक हमने हाइब्रिड एन्यूटी में रोड बनाते, तो हमने हाइब्रिड एन्यूटी में ये प्रोजेक्ट बनाया। 40% फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने वो प्रोजेक्ट लगभग मुझे लगता पूरा हुआ होगा, अभी पूरा हुआ कि होने का है, हो गया। तो वो प्रोजेक्ट में 60% उन्होंने लाया, और इंडियन ऑयल अब उससे पानी ले रही, तो 20 करोड़ उसको दे रही है, तो प्रोजेक्ट वायबल हो गया। तो 80 mld स्लज का निकाल लग गया। तो आज मुझे लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन सुवेज वाटर से और सॉलिड वेस्ट में ऑर्गेनिक वेस्ट को निकालकर उसको मिथेन में कन्वर्ट करके वो बायो LNG बनाने के बजाय अगर ग्रीन हाइड्रोजन होता है, देखो दैट आई डोंट नो वेदर विच इज़ इकोनॉमिकली वायबल, क्योंकि प्रूवन टेक्नोलॉजी विथ इकोनॉमिक वायबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। इफ टेक्नोलॉजी इज प्रूवन एंड द इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होगी तो क्लिक नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग कचरे के जो डंप यार्ड है वहीं हम सोलर पावर जनरेट करें, जो 1 रुपया 60 पैसे तक 70 पैसे तक आएगी, और पानी फुकट में आएगा। और इलेक्ट्रोलाइजर में आप लोग अगर करेंगे तो दैट कैन बी वन सोर्स। ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, जो सॉलिड वेस्ट में सेग्रीगेट करके अगर उससे हमारी ऑर्गेनिक वेस्ट से हम कर पाएंगे तो दैट कैन बी गुड सोर्स। इसमें अब कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, शायद इंडियन ऑयल में कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। सर मैं आपको और एक बात बता दूँ, आपके ध्यान में आया नहीं, मुझे पता नहीं चौधरी साहब के, एक रशिया में टेक्नोलॉजी है जिनका प्रेजेंटेशन मुझे हुआ, जो इथेनॉल और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू में जो डिफरेंस है, उन्होंने वो मशीन लाकर अभी इनको इस महीने में प्रेजेंट करने वाले हैं। मैंने तरुण कपूर जी के पास वो प्रेजेंटेशन भेजा था कि वो इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू के बराबर करके देंगे। उनकी वो कुछ टेक्नोलॉजी है, तो वो हो जाएगा तो इथेनॉल का और फ़ायदा होगा। ये जो लॉस है माइलेज में वो नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन में लो कॉस्ट इलेक्ट्रोलाइजर एंड पावरिंग इलेक्ट्रोलाइजर वाया रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एंड विंड, और पानी फुकट, क्योंकि ये 50 रुपये किलो की क्या कीमत होनी चाहिए, ये $3 $4 नहीं, $1 से भी कम, तब ग्रीन हाइड्रोजन हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और फिर स्टील और सीमेंट और इंडस्ट्री में ये जो कुकिंग कोल यूज़ होता है, इसके बजाय मैंने अभी मंत्री जी को कहा है, वैष्णव जी को, कि आप एक पॉलिसी बनाओ कि स्टील इंडस्ट्री, केमिकल, फर्टिलाइज़र सब जो कोल यूज़ करते हैं, वो उसके लिए कोई स्पेशल लोन फैसिलिटी तैयार करके दो कि वो ग्रीन हाइड्रोजन एज ए फ्यूल उसमें यूज़ करें। तो एकदम पोल्यूशन भी कम होगा। और थर्मल कोल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और एक अच्छी बात हुई है जो हमारे मिनिस्ट्री केमिकल फर्टिलाइज़र ने की है, वो भी एक अच्छी ऐसी हुई है कि अभी जो पोटैश है, जो स्पेंट वॉश हम बॉयलर में जलाते हैं, उससे जो पोटैश निकल रहा है वो भारत सरकार ने, क्योंकि पोटैश हम इंपोर्ट करते हैं, ऐसे 100-150 बॉयलर अगर आएंगे जो थर्मेक्स ने दिए हैं, तो ये जो पोटैश तैयार होगा उसके ऊपर 9 रुपये या 10 रुपये किलो सब्सिडी दी है। तो ये पोटैश भी अल्टरनेटिव बनेगा जो किसानों के लिए देना फर्टिलाइज़र के लिए, और ये भी फ़ायदा होगा। और जो फूड ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी आपकी है, उसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसमें जो वेस्ट निकलेगा वो उसमें बहुत प्रोटीन्स है, जैसे वीट, राइस और कॉर्न को यूज़ करने के बाद जो आएगा वो
एनिमल फॉडर करके उसकी भी कीमत 22-24 रुपये किलो है। मेरा आपको थोड़ा सुझाव है कि वो प्रोटीन ज़्यादा है, तो उसको रिफाइन करके फूड इंडस्ट्री सोयाबीन केक, अभी हमारे देश में इस समय 100 रुपये किलो भाव गया। अमेरिका में सोयाबीन केक का उन्होंने चने का पाउडर और सोयाबीन केक करके वेज मटन और वेज चिकन बनाया, और ओरिजिनल चिकन और मटन में 30% वो डाल रहे हैं। तो ये जो वेज चिकन और वेज मटन का कंसेप्ट है, मैं तो शाकाहारी हूँ, पर ये जो कंसेप्ट है इसमें 49% प्रोटीन्स हैं। तो ये गरीब लोगों को सस्ता मटन मिल जाएगा, जो भाव है उससे 25% में ये मटन मिल जाएगा, तो मटन खाने का भी आनंद मिलेगा और गरीब लोग ये खाएंगे तो प्रोटीन्स भी मिलेगा। तो उसमें भी पैरेलल रिसर्च होगा, तो वो भी फ़ायदा काफ़ी होगा। मैं मानता हूँ कि इस समय इथेनॉल में काफ़ी बड़े चेंजेस आए हैं, और आने वाले समय में जब फ्लेक्स फ्यूल का जो आएगा, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया था कि टीवीएस ने अपनी गाड़ी और बजाज ने 100% बायो इथेनॉल पर बनाई। फिर अभी टोयोटो का मैंने बताया कि उन्होंने यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स पर वो अपनी गाड़ी अब लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में यूरो 6 के नॉर्म पर अगर फ्लेक्स इंजन का होता, मेरे मन में प्रश्न था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हमने एफिडेविट करने वाले थे कि यूरो 4 के पेट्रोल इंजन को, फ्लेक्स इंजन को हम अलाउ करें, क्योंकि वर्ल्ड में यूरो 6 के नॉर्म्स पोल्यूशन के कहीं नहीं हुए थे। पर अब मुझे लग रहा है कि यूरो 6 के नॉर्म पर ही हम 6-8 महीने में सबको ये कन्वर्ट करने के लिए कहेंगे, और सब पेट्रोल के इंजन अगर फ्लेक्स इंजन बन जाएंगे, उसमें कोई कॉस्ट नहीं बढ़ती। थाईलैंड में गाड़ियाँ हैं, और मैंने अभी उनको कहा कि एक गाड़ी मुझे दे दो, मैं पीछे में बोर्ड लगा के प्रचार करके घूमूंगा कि गाड़ी 100% बायो इथेनॉल पर है। मैंने मेरा ट्रैक्टर जो है वो बायो सीएनजी पे बना है, 1.25 लाख रुपए साल की बचत है। और वो परली जो है, जो वो भी एक सेक्टर है जिसमें आप लोग और ध्यान दें कि परली पूरी जलाते हैं। 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। और मुझे लगता है कि अब स्पेंट वॉश से हम लोग, जैसे एक तरफ बायो सीएनजी की बात कर रहे थे, वो ट्रांसपोर्ट में डिफ़िकल्ट है, तो हम बायो एलएनजी बनाएं, और वो भी संभव है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ये हमारे फेडरेशन के सामने चैलेंज है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमास। अब राइस स्ट्रॉ की बेल बनती है, गेहूं के इसमें गवांडा जो होता है गेहूं से, वीट से, वो उसकी बनती है, पर इसका ट्रांसपोर्ट और इसका मैकेनिज्म में और रिसर्च होने की आवश्यकता। और बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इफ वी कैन जनरेट बायोमास, that biomass can be a great source for making methanol, that is from bio LNG or even for ethanol। तो मुझे लगता है कि ये अगला ये है, और निश्चित रूप से इसमें भी हम और कोशिश करें। एक बात ज़रूर है कि फ्लेक्स इंजन होने के बाद अगर 3-4 साल में, तो ये 1 आध साल में ही मेरी कोशिश है कि अब पेट्रोल वाले जितने हैं वो सब स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, पेट्रोल इंजन विल बी द फ्लेक्स इंजन। और एक दूसरी बात, जो परसों 2 प्रेजेंटेशन हुए, एक सियाम के साथ ही मेरा कार्यक्रम था, तो ब्राज़ील के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उसमें थे, और एक समय ब्राज़ील के एक्सपर्ट भी मेरे साथ थे। तो ब्राज़ील एयरफोर्स इथेनॉल यूज़ कर रहा है पूरा इसमें। मुझे जहाँ तक जानकारी वो 50% एविएशन फ्यूल में इथेनॉल डाल रहे हैं। और अभी हमने जिनका सत्कार किया देहरादून के हमारे इंस्टीट्यूट के क्या डॉक्टर अपने, रे, डॉक्टर रे, हाँ मैं, हाँ यस ही इज़ हियर, आई एम गिविंग, हमने उनके सहयोग से स्पाइस जेट का फ्लाइट, नमस्कार, ये 50% बायो फ्यूल से यहाँ लाया था। तो अब इंडियन ऑयल और ये इंस्टीट्यूट ये चैलेंज करेगी एयरफोर्स में भी हमारे फ्यूल में अगर 50% इथेनॉल ऑलरेडी थी, उसके स्टैंडर्ड ब्राज़ील में तय हुए हैं, तो वो भी एक सोर्स बन जाएगा और हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा एविएशन फ्यूल में भी। तो अभी नई नई बातें जो हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक और बैटरी केमिस्ट्री में आगे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। उसके आधार पर हमारा मिशन का टारगेट है कि जिस दिन हिंदुस्तान का इंपोर्ट 0 होगा गैस एंड पेट्रोलियम में, तब तक इसको हमको आगे बढ़ाना है।
और इससे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट आज मुश्किल से 9 से 13% आता है, वो 18% जाएगा और वहाँ किसान आत्महत्या नहीं करेंगे और पूरे एग्रीकल्चर बदल जाएगा। वहाँ अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो काय के लिए लोग दिल्ली मुंबई आएंगे, उनको गांव में रोजगार मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है और मैं विशेष रूप से हमारे ग्रीन एनर्जी फेडरेशन के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अन्ना साहब और मैं बहुत पहले 92 से हम कोशिश कर रहे हैं। अन्ना साहब राज्य मंत्री थे और राम नाईक मंत्री थे, तो हम अटल जी ने इनके साथ मुझे भी भेजा था ब्राज़ील। तब से आकर हम पोंगाड़ा बजा बजा के इतना बजाया हमने कि हम लोगों को। पर मैं एक बात मानता हूँ कि सरकार में अपनी, देखो मैं अधिकारियों को एक बात कहता हूँ, मैं मंत्री हूँ, जनता ने मुझे चुन कर दिया। तुमको फाइल पे जो लिखना है लिखो, राज्य मेरे अकल से चलेगा, आपके व्यू से नहीं चलेगा। आपको जो लिखना है लिखो कि क्या करना है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स बात होती है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द पीपल इन द सिस्टम, बट स्टिल नाउ इट्स ए गुड थिंग दैट प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट है। उन्होंने कहा 22 के 24 के बारे में इतना, 24 ने बोले 22 में करो। तो आज इस समय गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, इंडस्ट्री का सपोर्ट है। और अब मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को भी मैंने कहा डीजल यूज़ करना बंद करो। सब जनरेटर काय के लिए बना रहे हो, डीजल के। अब सब कंपनियों को डीजल के भी स्टैंडर्ड तय करना है, मैं पीछे पड़ने वाला उनके, कि जनरेटर जो है वो इथेनॉल पर ही बनाओ, ताकि पूरा इथेनॉल का मार्केट बढ़ जाएगा, पोल्यूशन कम होगा और देश की तरक्की होगी। सो दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर द कंट्री। और मैं अन्ना साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि इतने सालों में हमने बहुत संघर्ष किया। कभी हम अपोजिशन में थे, कभी रूलिंग पार्टी में थे, लोग हंसते थे पर हम अपनी बात रखते थे। तो मैं अक्सर एक बात हूँ, वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, वी वांट टू लीड द पीपल। जो हमारा कन्विक्शन है उसके आधार पर हम ये लाएंगे और ये करेंगे। ये मैं बहुत बार कहता हूँ, मुझे एक ने कहा कि आप इतने रोड कैसे बनाते, पैसा कहाँ से आता, टेक्नोलॉजी कहाँ है, तुमको क्या समझता है? मतलब मुझे कुछ समझता नहीं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं। बोले लोग बोलते हैं आप इंजीनियरिंग का बहुत समझते हो, मुझे कोई नहीं समझता। बोले आप फाइनेंस के बहुत एक्सपर्ट हो, मतलब बिल्कुल नहीं, मैं कभी फर्स्ट क्लास में पास नहीं हुआ, हायर सेकंड क्लास में पास हुआ था, मुझे ज़्यादा अकल नहीं है। बोले काम कैसे होता है? तो मैं उनको कहता हूँ मेरी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल इज द स्ट्रेंथ फॉर मी, एंड इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, एंड इफ देर इज नो विल देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। सो आई ऑलवेज स्टैंड्स विद द थिंग, मैं ठोको होना चाहिए। और अभी 3 वर्ड रिकॉर्ड हो गए हमारे लोगों ने किए, दिस इज नॉट माई क्रेडिट। एक दिन में 2.5 किलोमीटर 4 लेन कॉन्क्रीट रोड बनाया, एक दिन में 26 किलोमीटर सोलापुर बीजापुर 1 लेन बिटुमेन रोड 22 घंटे में बनाया। और अभी हम लोग एक दिन में 38 किलोमीटर पर डे बना रहे। वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। अब हमारा, मेरी एक ही चिंता है कि हमारा पैसेंजर ट्रैफिक 90% रोड पर है और गुड्स का 70% है। अब मैं 26 ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ और उसके बाद तो दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2 घंटे में, और जयपुर 2 घंटे में, और मुंबई 12 घंटे में, और मुंबई से श्रीनगर 22 घंटे में, और पूरा वो श्रीनगर से अब जोजिला टनल से जेडमोर टनल दोनों पूरी, तो 4 टनल और मैं लद्दाख ले और रोहतांग पास के बीच में बना रहा हूँ, तो पूरा रिंग बन जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो रोड अच्छे बन जाएंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू वाटरवेज, second priority to railway, and third priority to road, and fourth priority to aviation। पर अब थोड़ा सा ये मुझे डर लगता है कि अच्छे रोड बना के मैं अच्छा कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि रेलवे का शेयर कम नहीं होना चाहिए और ये देश के लिए भी आवश्यक है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 16-17% है वो 10% में आएगी। अब LNG का भी यूज़ हो रहा है, तो मुझे इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की बात हम कर रहे हैं।
तो 100% मुझे लगता है कि अब इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इन्होंने पहले से ही डाइवर्सिफिकेशन कर देना चाहिए, नहीं तो पूरी इलेक्ट्रिक आएगी तो आपके पास काम ही नहीं रहेगा कोई। तो आप उसको तुरंत अल्टरनेटिव इसमें जाएंगे तो निश्चित रूप से मार्केट में आप ही लीडर रहेंगे। तो बहुत अच्छा ग्रीन फेडरेशन का काम हो रहा है। अन्ना साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाम्बू में बहुत अच्छा काम किया, बाम्बू में भी अच्छा काम हो रहा है। और ये एक्ट में नहीं, आप थोड़ा सा बताया, उसको सुधार करता हूँ। ये फॉरेस्ट में जो बाम्बू एक्ट था उसमें बाम्बू को ग्रासी कहा था, ये फॉरेस्ट वाले बोलते थे कि बाम्बू ट्री है। और जब प्रधानमंत्री के सामने मीटिंग हुई तो मैं, फॉरेस्ट से सब लोग थे, तो वो बताने लगा ऐसा है वैसा है, उनका विरोध था बाम्बू को। तो मैं प्रधानमंत्री जी को पूछा, और मैं इनको एक सवाल पूछता हूँ, फिर आप जो निर्णय करना है। बोले पूछिए। मैंने बोला आपके एक्ट में बाम्बू ट्री है कि ग्रास है? सर बोले ग्रास है। बोला ग्रास काटने को परमिशन लगती है क्या? बोले नहीं लगती। फिर बाम्बू के लिए क्यों लगती? चुपचाप बैठ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कुछ नहीं, हटाओ, बाम्बू ग्रास है, काटो। तब वो खुला हो गया। यानी एक्ट नहीं बदला, था ही उसमें। ये बीच में जो चाय से किटली गरम वाली कहानी है ये इसके कारण प्रॉब्लम है। तो आज ये बाम्बू ओपन हो गया, और आज बाम्बू नॉर्थ ईस्ट में, आज उन्होंने कहा कि अभी मैं एक योजना की है कि जोगी गोफा आसाम में मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, और आसाम का नॉर्थ ईस्ट का बाम्बू 4000-5000 टन बार्ज में डाल के वाराणसी लाना, और वाराणसी से फिर अगरबत्ती बनाने के लिए, क्योंकि हमने चाइना का इंडस्ट्री सब वो बंद कर दिया, पीछे पढ़ के मैं लगातार पीछे पड़ा। अब अगरबत्ती की काड़ी भी नहीं आती, और अगरबत्ती भी नहीं आती, और मशीन भी नहीं आती। मुझे एक ने बताया कि वो चाइना में गए थे तो अगरबत्ती के इंडस्ट्री वाले आपके नाम से खूब गाली गलौज कर रहे थे। मैं क्या हुआ? तो वो पूछते थे, वो नितिन गडकरी, व्हाट इज नितिन गडकरी? बोला क्या हुआ? बोले आप गएंगे तो पीटेंगे आपको, इतना चिड़े हुए, क्योंकि उनका पूरा धंधा ही बंद हो गया। तो अब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का बाम्बू है वो देश में, अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट की बहुत प्रगति होगी। तो ये आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और बाम्बू कमीशन में अब बाम्बू का फर्नीचर और कितनी बातें आगे आई है। अभी अपने ये जो अपना ये जो केरल के आगे अपना मालदीव, हमारे यहाँ वो जो सिंधुदुर्ग का जो हमारा यूनिट है, उनको मालदीव में बाम्बू के बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल और हॉल बना रहा है, उनको ऑर्डर मिल गया। तो बाम्बू में बहुत पोटेंशियल है। तो ग्रीन फेडरेशन इसके तरफ भी बहुत ध्यान दे रही है, मुझे बहुत खुशी है। मैं उनके सब पदाधिकारियों का, अन्ना साहब का, और उसके साथ प्रमोद जी अब अध्यक्ष है, तो ये एक दिन निश्चित रूप से हमारा जो उद्दिष्ट है वो पूरा होगा। और आज जो अवार्ड जिनको मिले हैं, इन लोगों के कारण इस विचार को मजबूती मिली है। इन लोगों ने जो मिशन के रूप में इसमें काम किया है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए उनको और शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूँ। और ऐसा ही काम आगे और होगा। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें इंपोर्ट को कोई स्थान नहीं है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, वही आत्मनिर्भर भारत का सपना हमारे ग्रीन मिशन के जो विचार है उसके द्वारा पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।